अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। फैसल अली के नाम से एक यूट्यूब पे चैनल है, अगर आप सर्च करेंगे तो तस्वीर के अंदर फैसल अली जो हैं वो एक कैमरे से तस्वीर बना रहे हैं और पीछे बैग लटकाया हुआ है। ये मुख्तलिफ घोस्ट हंटिंग की जो वीडियोज़ हैं उन पे अपना रिव्यू देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। MMTV की वीडियोज़ पे भी रिव्यू देते हैं। तो इस दफ़ा मुझे कुछ मैसेज आया फैमिली की तरफ से भी, फैंस की तरफ से, दोस्तों की तरफ से कि यार ये बड़ा अच्छा रिव्यू देता है, लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने रिव्यू दिए हैं वो हमें अच्छे नहीं लगे। तो मैंने वो इन तस्वीरों की स्टिल्स बना के फैसल भाई को भी भेजी हैं। तो आज ऑन एयर एक बात करना चाहूँगा। ये शख्स जिसका नाम फैसल अली है, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है। मैं इनसे मिला नहीं, एक दो दफ़ा फ़ोन पे बात हुई है। यकीन मानिए ये बंदा बिल्कुल न्यूट्रल होके रिव्यू देता है। ये कोई झूठ नहीं बोलता। इसको जो सच लगता है ये सच बोलता है, इसको जो झूठ लगता है ये झूठ बोलता है। अगर ये शख्स मेरी वीडियो कहेगा टोटली गलत है तो मुझे उस पर भी खुशी होगी, इसलिए कि वो एक सच्चा इंसान है, वो झूठ नहीं बोलता। वो किसी को खुश करने के लिए ज़बरदस्ती ऐसे कमेंट्स नहीं देता कि अगले को मैं खुश कर दूँ। उसको जो अच्छा लगता है वो बोलता है। सो मैं आज ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ। फैसल भाई, मुझे आपका रिव्यू देना बहुत अच्छा लगता है और मेरी ख्वाहिश है आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके चैनल को देखें। आप बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं और मैं आपकी दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं कभी आपसे मिला नहीं, एक दो दफ़ा फ़ोन पे बात हुई है। दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। आप एक सच्चे और खरे इंसान हैं। लोग आपसे भी प्यार करते हैं। सो मेरी वीडियोज़ पे आपको फ्री हैंड है, जो दिल करे बोलें। वो आपकी अपनी वीडियो है, मेरी नहीं है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे। आप जो भी कहेंगे मुझे खुशी होगी, क्योंकि आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। और आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, आप बोलें ठीक नहीं है। आपको लगे ये ठीक है, आप ठीक बोलें। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आप एक सच्चे और खरे इंसान हैं और मैं दिल से आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा फैसल अली के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियोस को देखा करें। ये शख्स मेहनत से वीडियो बनाता है। लव यू फैसल भाई। आज की जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उससे पहले फ़रत नईम साहिबा, जो एक बहन पहले पेशावर में रहती थी, अब कराची में है, उनके भाई की मैंने आपको लास्ट ऑफ कैमरा स्टोरी में एक कहानी सुनाई थी जिनकी डेथ हो गई थी। तो उनके भाई का नाम है फ़हीमुल्लाह और उन्होंने उस दौर के जो अखबार के तराशे थे मुझे वो भी भेजे हैं। इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, वो बर वक्त कोहाट ना पहुँचते तो उनके लख्ते जिगर को लावारिस करार देकर सुपुर्दे खाक कर दिया जाता। सिर्फ 2 माह कबल फ़हीमुल्लाह की मंगनी हुई थी और 4 माह बाद उनकी शादी होने वाली थी। जवां साल फ़हीमुल्लाह को अश्कबार आंखों के सामने सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ये आपको उनकी ये तस्वीर भी, उस वक्त के अखबार की तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। ये जो आपने अभी अखबार के तराशे देखे हैं और तस्वीर देखी है फ़हीमुल्लाह की, जिसकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई और वो अल्लाह के पास चले गए, तो आज फिर एक दफ़ा उनका ज़िक्र हुआ है तो फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा, उनके लिए दुआ कीजिए, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ कीजिए। जो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनको हमारी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमारी दुआओं की ज़रूरत होती है। तो दुआ कीजिए मेरे साथ कि अल्लाह ताला उस मेरे भाई को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। फिर रिपीट करूँगा इसी लाइन को, मेरे साथ मिल के बोलिएगा, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला फ़हीमुल्लाह को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह। अगर आपने भी ये लफ्ज़ साथ में बोल दिया है तो मुझे जो भी कहते हैं आगे भी कहेंगे, मैं उन सब का इस तरह बोल दिया करूँगा, तो आपका आमीन सुमा आमीन कहना शायद किसी की बख्शिश का ज़रिया बन जाए। जी, मैं आज जो कहानी जो सुना रहा हूँ फ़हीमुल्लाह जो इस दुनिया से चला गया, उनके फूफा की है। फ़रत नईम साहिबा, वो मेरी बहन जिन्होंने मुझे अपनी पहली कहानी भेजी और मैंने आपको सेंड की सुनाई, उन्हीं के फूफा हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वो भी अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। ये उनकी एक सच्ची कहानी है। उनका नाम था, क्योंकि मेरी ख्वाहिश होती है मैं सेम टू सेम वैसे कहानी सुनाऊं जिस तरह मुझे बताया गया होता है। अली मोहम्मद उनका नाम था और इंडिया जलंधर में उनकी पैदाइश हुई थी। और ये स्टोरी है उस वक्त की जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, पार्टीशन नहीं हुआ था। अली मोहम्मद एक घर में पैदा हुआ, उसी तरह खुशियाँ मनाई गई जिस तरह बेटे पे पैदा होने पे मनाई जाती हैं। वक्त के साथ अली मोहम्मद बड़ा होता गया
माँ बाप की आंखों का तारा होता गया। जब वो 12 और 13 साल का हुआ तो उस वक्त स्कूल में जाना भी शुरू हो गया और ज़िंदगी इस तरह तय हुई कि वो बच्चा उठता, तैयार होता, नाश्ता करता, स्कूल चला जाता और स्कूल से वापस आने के बाद खाना वगैरह खाता, कुछ देर नींद लेता और उसके फौरी बाद ही सर पे एक टोपी पहनता जो मस्जिद में बच्चे अमूमन पहनते हैं। अपने सीने से कुरान मजीद का सिपारा लगाता और चल पड़ता उस मस्जिद की तरफ जिसकी एक साइड पे कमरा, एक मदरसा टाइप बना हुआ था जहाँ पे कारी साहब बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। आज भी बहुत सारे लोग, अब तो घरों में ट्रेंड चल पड़ा है, घरों में कारी साहब आते हैं, पढ़ा के जाते हैं। छोटे शहरों में आज भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं कुरान मजीद। खुद पढ़ने के लिए जाता था। तो 12-13 साल का अली मोहम्मद अपना सिपारा दिल से लगा के रोज मस्जिद पहुंच जाता। जब वो अपने घर से मस्जिद की तरफ जा रहा होता तो रास्ते में एक घर आता जो बहुत ही वीरान और टूटा फूटा था। दरवाज़ा उसका एक तरह से बंद तो था लेकिन एक रास्ता फिर भी अंदर की तरफ जा रहा था। झाड़ियाँ उसकी आगे उगी हुई थीं। बिल्डिंग बहुत ही खस्ता हाल थी, इस तरह की थी जैसे अभी हाथ लगाओ तो गिर पड़ेगी। दो कमरों की तो छतें भी गिरी हुई थी। शायद एक कमरा ऐसा था जो दूर से नज़र आता था कि ये अपनी जगह पे आज भी कायम व दायम है, बाकी सारे गिरे हुए थे। दिन की रोशनी में भी ये घर एक भयानक मंजर पेश करता क्योंकि यहाँ पे रहता नहीं था और ये भी नहीं पता था मोहल्ले वालों को कि ये कब से गैर आबाद है, क्योंकि जिन्होंने कहानी सुनाई और जो सुनाने वाले हैं शायद उनके दादा परदादा या जो बड़े थे उनको तो पता हो, लेकिन उस वक्त उनको ये नहीं मालूम था कि ये घर कब से गैर आबाद है और क्यों टूटा फूटा है, किसका है। ये उस वक्त की बात है जब बहुत सारे घर इस तरह गैर आबाद थे। मैंने अपने बचपन में भी इस तरह की शॉप्स, घर बहुत से देखे हैं जो गैर आबाद थे, नहीं पता होते थे। पार्टीशन के बाद हिंदू यहाँ से छोड़ के चले गए थे और वहाँ मुसलमान अपने छोड़ के आए थे। तो ये तो उससे भी पहले की बात है। तो वो जो एक टूटा हुआ घर था, लोग उससे डरते तो नहीं थे लेकिन वो एक अजीब मंजर पेश करता था। उसकी तरफ देखते हुए वो कहते थे एक अजीब सा लगता है, क्योंकि झाड़ियाँ, टूटा फूटा जो घर को 10-20 साल से बंद हो जाए तो वो वैसे ही एक खौफनाक मंजर पेश करता है। कुछ लोग कहते हैं मैं ज़रा लंबा करता हूँ, मैं लंबा नहीं करता बात को। एक्चुअली मेरी ख्वाहिश होती है कि आप उस जगह पे अपने आप को महसूस करें। कहानी का सुनाने का मकसद ये होता है, शॉर्ट सुनाओ तो 5 मिनट में आपको सिर्फ समझ आ जाएगी लेकिन आप अपने आप को फील नहीं कर सकेंगे उस जगह पे। तो ख्वाहिश ये होती है कि आप उस फील करें उस जगह को। अगर घर को मैं इतना लंबा कर रहा हूँ तो इसका मतलब आपको घर का एक नक्शा जहन में आ जाएगा तो मज़ा आएगा कहानी सुनने का। अली मोहम्मद घर से निकलता और मस्जिद पहुंच जाता। रूटीन का सुबह उठा, नाश्ता किया, स्कूल गया, वापस आया, सो गया, सुपारा उठाया, सुपारा उठाते ही सर पे टोपी पहनी, चल पड़ा मस्जिद की तरफ। उस घर के सामने से गुजरा तो देखता है कि उस घर के दरवाजे के साथ जो छोटी सी एक दीवार टूटी हुई थी, रास्ता बना हुआ था, वहां से एक खूबसूरत लड़का जो बिल्कुल अली मोहम्मद की हम एज, उसके कद के बराबर, बिल्कुल देख के उस बच्चे को लगा कि ये तो मेरा हम उम्र है, चलता हुआ बाहर आया। इतना खूबसूरत था वो, इतना खूबसूरत था कि एक दफ़ा आंख अगर एक उसको देख ले तो दोबारा बार बार देखने को दिल करता था। बच्चे के दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि कितना खूबसूरत है, ऐसे है जैसे इसका चेहरा चमक रहा हो, इसके अंदर से लाइट निकल रही हो, इतना खूबसूरत बच्चा। अली अहमद आगे आगे चल रहा था और वो इंतहाई खूबसूरत बच्चा उसके पीछे पीछे चल रहा था। मुड़ के वो इसलिए देखता था अली मोहम्मद पीछे कि बहुत खूबसूरत था वो। मस्जिद के अंदर वो दाखिल हो गया। सामने अपने बड़े भाई से जो जवान हो चुका था अली मोहम्मद का, अपने जवान भाई को उसने सलाम किया, भाई ने भी उसको सलाम किया और चल पड़ा वो अली अहमद नमाज की तरफ। के पहले नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद कारी साहब पढ़ाते थे। जब वो नमाज की लाइन में जाके खड़ा हुआ और मुड़ के देखा तो वो बच्चा वहां पे नहीं था। शायद वो जा चुका था, जो उसके साथ साथ मस्जिद तक तो आया था लेकिन अब शायद जा चुका था। नमाज पढ़ने के बाद वो साथ वाला जो रूम, एक मदरसा बना हुआ था, वहाँ पे गया और बैठ गया कुरान मजीद पढ़ने। कारी साहब ने उसको सबक दिया, उसने याद किया, सुनाया और छुट्टी करके घर आ गया। उसी रात को
वो अपने घर में लेटा हुआ था कि बाहर बारिश होनी शुरू हो गई। रात के टाइम पे सर्दियाँ हो तो बारिश का एक मज़ा ही कुछ है। एक शोर सा जो पैदा होता है बारिश का, क्योंकि बिल्कुल खामोशी होती है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती, तो बारिश की जो कतरे ज़मीन पे तेज़ी के साथ गिरते हैं तो उसके अंदर से एक और सुरीली आवाज़ पैदा होती है, और जब स्लो स्लो गिरते हैं तो उस वक्त एक और आवाज़ पैदा होती है। तो बारिश की मिठास तो मुझे आज भी अच्छी लगती है। बारिश जब भी होती है तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं खुद गमगीन भी होता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। तो उस रात शदीद बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि गली मोहल्लों के अंदर पानी जमा हो गया। तो वालिदैन ने फैसला किया कि आज अली मोहम्मद की स्कूल से छुट्टी करा लें, क्योंकि बाहर पानी जमा है, आज रास्ता ठीक नहीं है। और उमूमन उस वक्त ऐसा होता था। अली मोहम्मद ने स्कूल से छुट्टी कर ली तो माँ बाप ने कहा ठीक है, आज स्कूल से तो छुट्टी कर ली है, धूप भी निकल आई है, मौसम कुछ बेहतर हो गया है, तो आज आप ज़रा जल्दी कारी साहब के पास पढ़ने चले जाओ, आज ज़रा ज़्यादा सबक ले लेना। क्योंकि माँ बाप देखते थे जब बच्चे ने छुट्टी कर ली है स्कूल से तो उसका दिन आज ज़ाय हो ही गया है छुट्टी की वजह से, चले कुरान मजीद को ज़रा ज़्यादा टाइम दे दें। तो रूटीन से पहले जिस वक्त वो जाता था, आज वो ज़रा जल्दी तैयार हुआ, वालिदैन के कहने पे अपना सिपारा उठाया, सर पे कैप पहनी और चल पड़ा। जैसे ही वो उस घर के सामने पहुंचा, जो वो एक टूटा हुआ वीरान घर जिसकी छतें टूटी हुई थी, दरवाज़ा तो कायम था, साथ में भी एक रास्ता टूटा हुआ था, घुप अंधेरा अंदर छाया हुआ था, जैसे ऐसे लगता था सदियों से ये घर जो सदियों से बंद है, कोई भूत बंगला है। उसी के अंदर से वही बच्चा उस टूटे हुए रास्ते से जब बाहर निकला तो आज उसने एक सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और सर पे उसने भी उसी तरह टोपी पहनी हुई थी जो बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हुए सर पे पहनते थे। अहमद अली के दिल में ये ख्याल नहीं आया, उस बच्चे के दिमाग में, ये घर तो आबाद ही नहीं है, ये तो वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ पे तो कभी कोई आया ही नहीं है, तो ये बच्चा कहाँ से आया है। लेकिन ये शायद 12-13 साल का जो उस वक्त का बच्चा था, उस वक्त इतनी सोचें नहीं इंसानी इस दिमाग में होती। मुझे आज भी अपना बचपन याद है, हम लोग इतनी नहीं ज़हीन होते थे जितने बच्चे आज के ज़हीन हैं। वो तो एक छोटी सी बात को भी पकड़ के बैठ जाते हैं। उसने मुड़ के देखा अली अहमद ने कि वो जो शलवार कमीज़ में बच्चा वहाँ से निकल के आया वो उसके पीछे पीछे आ रहा है। वो आज भी उसको मुड़ के देखता रहा और उसको याद आ गया ये तो कल भी आया था, लेकिन जब ये कल चला गया था तो मैं तो इसको भूल गया था, मैंने किससे इसका जिक्र भी नहीं किया, आज ये फिर आ रहा है, तो क्या आज भी ये गायब हो जाएगा, चला जाएगा कहीं पे। मैं इसको देखता रहता हूँ। उसको देखता रहा यहाँ तक कि अली मोहम्मद जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो इंतज़ार करने लगा क्या ये भी दाखिल होता है, तो उसने देखा वो बच्चा भी दाखिल हो गया है। वो एक सफ़ में जाके खड़ा हुआ नमाज के लिए, तो वो बच्चा भी सफ़ के अंदर उसी तरह खड़ा हो गया। नमाज ख़त्म हुई, कारी साहब अपने उस रूम में पहुँचे तो अली मोहम्मद भी अपना सिपारा लेके उस जगह पहुँच गया। अब उसकी नज़रें तलाश कर रही थी उस बच्चे को, जो बहुत ही हसीन व जमील बच्चा, जिसके चेहरा इतना खूबसूरत था जैसे उसके अंदर से रोशनियाँ निकल रही हो, नूर हो। उसने देखा कि उसके पीछे वो भी बैठा हुआ है। जहाँ और बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, उसने भी कुरान मजीद पढ़ते हुए जब अपनी निगाह घुमाई तो उसने देखा कि वो भी खूबसूरत सा बच्चा उसके साथ बैठा हुआ है। कारी साहब जो बच्चों को पढ़ा रहे थे बारी बारी, उस वक्त अली अहमद की बारी आई। अली अहमद उठ के कारी साहब के पास गया। बाकी बच्चे ज़रा फासले पे बैठे हुए थे और वो बच्चा भी फासले पे बैठा हुआ था। अली अहमद अपनी जगह से उठा, सबक लेने के लिए कारी साहब के पास गया। तो कारी साहब ने सबक देते हुए तो एकदम से एक आवाज़ पैदा हुई, क्योंकि बारिश हुई थी और उस वक्त जो मौलवी साहबान होते थे, कोई दे दे वैसे तो हदिया दे दे, वरना बच्चे जैसे कुरान मजीद पढ़ते थे उसके पैसे वगैरह नहीं लेते थे, फ्री में पढ़ाते थे। तो वो जो मदरसा सा था बहुत पुराना सा बना हुआ था, उसकी जो छत थी उसके अंदर शहतीर, लकड़ी के उस दौर में जो एक शहतीर डाले जाते थे वो डला हुआ था। तो उसके अंदर एक शहतीर के अंदर से एक आवाज़ सी पैदा हुई। अली अहमद समेत कारी साहब ने भी उसी वक्त ऊपर देखा और अली अहमद ने भी ऊपर देखा, तो उस जगह जहाँ पे एक शहतीर थी, ऐसे लगा कि वो शहतीर अपनी जगह से थोड़ा सा हटा है और उस जगह से मट्टी भी कारी साहब के साथ नीचे थोड़ी सी गिरी और ये ख़तरा पैदा हो गया कि ये और अगर ज़्यादा हट गया तो छत भी गिर सकती है या इस जगह से ईंटें भी गिर सकती हैं। तो कारी साहब के मुँह से एकदम से निकला कि छत गिरने वाली है।
तो जो बच्चे मुतवज्जो नहीं थे वो भी ऊपर देखना शुरू हो गए अली अहमद समेत कि ये ऊपर क्या हो रहा है, छत गिरने वाली है क्या। उसी लम्हे वो जो बच्चा वहाँ पे बैठा था तेज़ी से चलता हुआ उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे वो मट्टी गिरी थी और वो लकड़ी का शतीर नीचे गिरने वाला था। उसने वहीं पे खड़े होकर अपना हाथ ऊपर किया और उसका हाथ यूं ऊपर होते होते सीधा उस शहतीर तक पहुंच गया और उस शहतीर को उसने पकड़ के इस तरह अंदर फिक्स किया कि वो अपनी जगह पे फिर लग गया और ऐसा लगा जैसे वो हिला ही नहीं था, उसने उसको फिक्स कर दिया। ये एक ऐसा मंजर था कि एक बच्चा जिसकी उम्र 12-13 साल है, उम्र में कद में वो अली अहमद जितना छोटा है, लेकिन उस वक्त एक हाथ को इस तरीके बढ़ाना कि उसको फिक्स कर दिया, ये इतना हैरान कुन था कि अली मोहम्मद भी थोड़ा सा अजीब हो गया, डर गया, खौफ में भी आ गया, लेकिन बाकी बच्चे खौफ में नहीं आए। लेकिन वो हैरान ज़रूर थे कि फिक्स कैसे हो गया। तो अली मोहम्मद हैरान इस बात पे था, वो डरे क्यों नहीं जिस तरह मैं डरा हूं। तो कारी साहब ने उस बच्चे को कहा इधर आओ। वो जो पास ही था मजीद एक कदम चल के कारी साहब के पास आया, कहता है जी कारी साहब। कारी साहब ने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम यूसुफ है। उसने कहा बेटा यूसुफ कौन हो तुम। कारी साहब मैं जिन हूं, मैं एक जिन का बच्चा हूं। यूसुफ यहां क्या करने आए हो, इस जगह क्यों आए हो। कारी साहब मुझे कुरान पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अजान बहुत अच्छी लगती है, मेरी ख्वाहिश है आप मुझे कुरान मजीद पढ़ाएं, मैं कुरान मजीद पढ़ना चाहता हूं। कारी साहब नेक अमल वाले थे, सीनियर थे, समझदार थे, बात को समझ गए कि एक जिन का बच्चा है जो इंसानी रूप धार के आया है और कुरान पढ़ना चाहता है। उसने कहा ठीक है बेटा, वहाँ से सुपारा उठाओ और आज से ही तुम कुरान मजीद पढ़ सकते हो। अब किसी बच्चे ने अली अहमद के अलावा इस बात पे तवज्जो नहीं दी थी। वो हैरान था अली अहमद बहुत ज़्यादा। उसने अपना सबक लिया और जब छुट्टी का टाइम हो गया, सारे बच्चों को छुट्टी मिली, अली अहमद जब अपने घर की तरफ चला, मदरसे से बाहर निकला, यूसुफ भी उसके पीछे चल पड़ा। बाहर निकल के अली अहमद ने ही पहला सवाल यूसुफ से किया, यूसुफ तुम कहाँ रहते हो। उसने कहा मैं उसी घर में रहता हूं जो टूटा हुआ घर है। मुझे अच्छा लगता था जब तुम रोज़ यहाँ से गुज़रते थे कुरान मजीद लेके, तो मेरा ख्वाहिश थी कि मैं कुरान मजीद पढ़ने के लिए जाऊँ, लेकिन मुझे डर लगता था। पहले दिन में मैं तुम्हारे पीछे आया, लेकिन तुमने जब अपने भाई से दुआ सलाम की तो मैं डर गया और वापस चला गया। नेक्स्ट डे फिर तुम जाए तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मैं तुम्हें आते जाते रोज़ देखता था, तो फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। मेरे अंदर हिम्मत पैदा हुई, मैंने और हौसला पैदा किया और आखिर जाके मैं अंदर बैठ ही गया। लेकिन जिस वक्त वो ऊपर लकड़ी टूटने लगी और मैंने खड़े होकर उसको अपनी जगह पे फिक्स किया, तो उस वक्त सिर्फ 2 बंदे मुझे देख रहे थे, एक कारी साहब और एक तुम। बाकी बच्चों में से मैं किसी को भी नज़र नहीं आया, क्योंकि तुमने मेरी बात उस वक्त सुन ली थी जब मैं कारी साहब से बात कर रहा था। मैं जिन का बच्चा हूँ तो मेरी ये मर्ज़ी है, मैं जिसको चाहूँ नज़र आऊँ और जिसको चाहूँ नज़र ना आऊँ। तो उस वक्त जब मैं अचानक से मैंने देखा वो गिरने लगी है, तो जो सामने अपने आप मैंने जाहिर किया तो वो तुम्हारे और कारी साहब के सामने जाहिर किया था, बाकी बच्चों के सामने जाहिर नहीं किया था। इसलिए जो तुम हैरान हो रहे थे कि बाकी बच्चे डर क्यों नहीं रहे या उनको क्यों नहीं एहसास हो रहा किसी बात का, तो उनको मैं नज़र ही नहीं आ रहा था, उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। अली मोहम्मद इस सवाल पे ना सिर्फ खुश हुआ बल्कि उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे दोस्ती ज़रूर करूँगा, तो मेरे आज से बहुत अच्छे दोस्त हो। और वो एक ऐसा लम्हा था जब एक दोस्ती की इब्तिदा पड़ रही थी अली मोहम्मद की और जिन का बच्चा यूसुफ जो इंसानी रूप में आया था, वो एक अच्छे दोस्त बनने जा रहे थे। और ये बातें गली में गुजरते हुए अपने घरों की तरफ जाते हुए बातें हो रही थीं, यहाँ तक कि वो टूटा हुआ घर आ गया और यूसुफ ने अली मोहम्मद से इजाज़त ली कि मैं आज अपने घर जा रहा हूँ, कल इसी टाइम दोबारा मुलाकात होगी, इकट्ठे हम मदरसे कुरान पढ़ने चलेंगे। और वो अपने घर चला गया और अली मोहम्मद भी खुशी खुशी अपने घर चला गया और बग़ैर किसी को बताए कि आज ये वाक़या हुआ,
वो अपने कामों में मसरूफ़ हो गया जिस तरह बच्चे होते थे। लेकिन वो खुश ये था कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया। जिस तरह मैं राज में आपको कहता होता हूँ ना, ये जिन्नात जिसको चाहें अपना आप दिखाएं, ना चाहें तो 100 कैमरे भी लगा लेंगे, आप वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। मुझे जब वो नज़र आते हैं और मैं कैमरा मैन को देखता हूँ, वो देखें तो वो शायद मुझे अपना आप दिखा रहे होते हैं, कैमरे में अपना आप रिकॉर्ड नहीं कराना चाहते। मेरे हाथ में कैमरा भी होगा तो वो मेरे सामने जिन खड़ा होगा, मुझे नज़र आ रहा होगा, कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। जिस वक्त वो जिन चाहेगा कि ये कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाए तो वो कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए इस बात से आज आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, जब वो चाहते हैं तो कुछ रिकॉर्ड होता है, जब वो नहीं चाहते तो सामने खड़े होकर भी हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वक्त तेजी से गुजरने लगा। अली अहमद और यूसुफ की दोस्ती और मजबूत होती गई, उनका प्यार आपस में और बढ़ता गया। वो एक इंसान का बच्चा था और वो एक जिन का बच्चा था, इसके बावजूद वो बेइंतहा एक दूसरे से प्यार करते थे, क्योंकि वो भी तो एक इंसानी रूप के अंदर था और खूबसूरत बच्चा था जिसको कोई भी देख के प्यार करता था। लेकिन वो सिर्फ नज़र कारी साहब को आता था या कभी कभी किसी और को। इन दोनों के अलावा बहुत कम किसी को नज़र आता था, अली अहमद और कारी साहब के अलावा। अली अहमद के रिश्तेदार करीबी थे, उनके यहाँ कोई फौतगी हो गई तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ताज़ियत के लिए आए, तो वहाँ पे 2 ख़वातीन आई। तो अली अहमद की वालदा ने वहाँ पे बैठे हुए उन दोनों ख़वातीन से पूछा कि आपको पहले कभी नहीं देखा, क्या आप हमारी रिश्तेदार हैं, दूर की रिश्तेदार हैं, मोहल्ले में नई आई हैं, कहाँ से आई हैं? क्योंकि उन दिनों में लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते थे। उन्होंने कहा पहले आपको कभी देखा नहीं इसलिए पूछ रहे हैं, आप कहाँ से आई हैं? तो अली उस वक्त तक इतना टाइम गुजर चुका था कि यूसुफ के बारे में अली मोहम्मद की वालदा भी जानती थी, उनके भाई को भी एहसास था इस बात का, इनका दोस्त है। तो उसने कहा हम इसलिए ताज़ियत करने आई हैं कि आपको ये ना लगे कि यूसुफ के घर से कोई नहीं आया, तो हम आपको ताज़ियत करने के लिए आए हैं। तो वो समझ गए कि ये यूसुफ की बहनें हैं, क्योंकि यूसुफ के घर में 3 लोग रहते थे। उसने सवाल भी पूछा था अली मोहम्मद ने कि यूसुफ तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? तो उसने कहा मेरे घर में मेरी 2 बहनें और मैं रहता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे माँ बाप? उसने कहा वो फौत हो गए हैं। तो ये बात ना सिर्फ अली अहमद को पता थी बल्कि उसके बड़े भाई को भी पता थी और उसकी वालदा को भी पता थी। और उस दिन जब वालदा ने यह सवाल किया कि आप कहाँ से आई हैं, तो उसने कहा हम उस घर से आए हैं कि आप लोग ये ना समझें कि अली मोहम्मद का जो दोस्त है यूसुफ, उसके घर से कोई नहीं आया। तो वो समझ गई कि ये उस यूसुफ की बहनें हैं। और ताज़ियत के थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली तो बाकायदा अली अहमद ने अपनी आंखों से देखा कि वो गायब हो गई। थोड़ा सा वक्त और गुजरा, एक टाइम आया अली मोहम्मद का बड़ा भाई जो बिल्कुल जवान कड़ियल जवान था, मुहर्रम के महीने में वो एक बुज़ुर्गों से जो रीत प्रीत उनकी चली आ रही थी, वो लंगर तकसीम करता था। एक दिन पूरा साल वो इस दिन का इंतज़ार करता, वो उस दिन बाकायदा इतना ज़्यादा लंगर करता कि सुबह से लेकर रात तक सारे जो भी है वहीं पे बैठ के भी खाते और लंगर जो लेके जाना चाहता वो साथ भी ले जाता। मुहर्रम करीब आ रहा था और अली मोहम्मद का बड़ा भाई कुछ परेशान सा था। इस दफ़ा उसका हाथ तंग था और हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे कि वो लंगर कर पाए। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि जो कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ ज़िंदगी में कि लंगर ना चलाओ, तो ये इस दफ़ा क्या होगा कि जब लंगर नहीं मैं तकसीम कर पाऊँगा। तो उसी वक्त अचानक घर के अंदर यूसुफ दाखिल हुआ। उसने अली मोहम्मद को सलाम किया और सामने उसका बड़ा भाई बैठा हुआ था। उस वक्त वो एक ऐसे रूप में था कि वो नज़र आ रहा था, अपना आप जाहिर करके आया था। अली मोहम्मद भी बड़ा हो चुका था, वो भी उसके साथ बड़ा हो चुका था। तो उसने सामने बैठे हुए अली मोहम्मद के भाई को कहा अस्सलाम वालेकुम। अली मोहम्मद का भाई सोचों में इस तरह गुम बैठा था कि उसने सवाल का जवाब भी नहीं दिया, शायद सुना ही नहीं कि उसने क्या कहा। तो उसने मुड़ के अली मोहम्मद को कहा क्या हुआ है? मैंने भाई को सलाम किया, उसने मेरे सलाम का जवाब तक भी नहीं दिया, क्या हुआ है? तो अली अहमद ने कहा यूसुफ यार, हर साल भाई लंगर करते हैं, ये एक ऐसा साल है कि उनका हाथ तंग है और वो परेशान है, लंगर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो इस वक्त टेंशन में है। शायद तुम्हारे सवाल को सुन नहीं सके, वरना जवाब ज़रूर देते, वो काफ़ी परेशान बैठे हुए हैं। यूसुफ ने कहा सिर्फ इतनी सी बात है कि लंगर की वजह से परेशान है? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो चला गया। भाई ने थोड़ी देर के बाद जब वो चला गया, उसने कहा किससे बात कर रहे थे? उसने कहा भाई यूसुफ आया था, उसने आपको सलाम भी किया और आप शायद सोचों में गुम थे, आपने जवाब नहीं दिया। उसने कहा मेरी तरफ से माजरत कर लेना, मैं वाकई उसके सलाम को नहीं सुन सका। उसने कहा भाई यूसुफ जाते हुए कह गया है
कि लंगर की परेशानी ना लें, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मसला हल हो जाएगा। भाई को अंदाज़ा तो था कि ये जो कह के गया है वो कौन है, और अगर वो कह के गया है तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। 4-5 दिन रह गए थे मुहर्रम को। सुबह जिस दिन उनका एक दिन था, जिस दिन वो लंगर करते थे, उससे एक रात पहले टीवी, वीसीआर, टीवी और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ तो थी नहीं उन लोगों के पास, तो वो जल्दी 8 बजे, 8:30 बजे तक, बहुत लेट तो 9 बजे तक सो जाते थे। उस रात कोई तकरीबन 10, 10:30 या 11 बजे का टाइम था। अली अहमद और उसका भाई कमरे में लेटे हुए थे, सो रहे थे। उस कमरे के अंदर एक खिड़की थी जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, जिसमें सारा गली का नज़र आता था, और रात को ये खिड़की खोल के रखते थे ताकि बाहर से ठंडी जो हवा है वो अंदर आती रहे। कोई 2 घंटे ही सोए हुए गुजरे थे कि बाहर एक घोड़े की आवाज़ आई। घोड़ा इस तरह जो उस दौर में चलते थे, घोड़े होते थे जिनके आगे एक रेड़ा पीछे लगाया होता था, यानी आगे घोड़ा होता था और पीछे एक बाकायदा रेड़ी बनाई होती थी घोड़े की, जिस पे सामान लाद के लोग लाते थे। गधा गाड़ी तो होती है, अभी भी है, लेकिन उस वक्त घोड़ा गाड़ी भी होती थी कि एक तो टांगा होता था जिस पे सवारियां बैठती थीं और वो एक जगह से दूसरी मंजिल तक लोगों को पहुंचाते थे, लेकिन उस वक्त कुछ एक रेड़ा भी होता था जिसके आगे घोड़ा होता था और उसके पीछे सामान लादा जाता। बैल पे भी सामान लोग लाते थे, घोड़े पे लाते थे, गधे पे लाते थे। तो उस वक्त एक घोड़े की और उसकी टापों की और पीछे उसके रेड़े की एक आवाज़ आनी शुरू हुई, जिससे उन दोनों भाइयों की आंख खुल गई, क्योंकि खिड़की खुली हुई थी, आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ दूर से आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी, यहाँ तक कि वो ऐसा लगा कि बिल्कुल उनकी खिड़की के पास आके जो सामने एक खाली ग्राउंड सा पड़ा हुआ था, वहाँ पे वो रेड़ा जो है रुक गया है। वो जो उनकी टापों की आवाज़ें थी घोड़े की, वो रुक गई हैं। तो एकदम से अली मोहम्मद का बड़ा भाई खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर झांकना शुरू हो गया। तो अली मोहम्मद भी जो उठ चुका था, उठा और भाई के पीछे खड़े होके बाहर का मंजर देखना शुरू हो गया। तो बाहर उसने देखा कि एक घोड़ा है जिसके ऊपर 2 से 3 लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहे हैं, और उसके ऊपर बकरे भी बंधे हुए हैं, उसके ऊपर बोरियां भी लदी हुई हैं, और उसके ऊपर देगें भी रखी हुई हैं, और वो सारा कुछ उतार रहे हैं उस खाली ग्राउंड टाइप में जो घर के सामने है, उनके अली मोहम्मद के घर के सामने। उस पर वो आहिस्ता आहिस्ता चावलों की बोरियां और काफ़ी सामान है, मटेरियल है जो लंगर के लिए इस्तेमाल होता है, वो उतारा जा रहा है। और उस वक्त अली अहमद का भाई और अली अहमद भी चौंक गया जब सबसे एंड में यूसुफ भी उतरा जो उस घोड़े पे सवार था, रेड़े पे। और वो समझ गए कि यूसुफ जो बात करके गया था, जो उनके दिमाग से निकल चुकी थी, लेकिन वो एकदम से उनको याद आ गया कि यूसुफ कह के गया था, ये भी कोई परेशानी की बात है, शायद वो लंगर का सामान लेके आया था। और जब दरवाज़ा खटखटाया और उसका भाई गया तो उसके यूसुफ ने कहा कि आपका सामान आ गया है, सुबह आप अल्लाह की रज़ा से जैसे आप लोग लंगर चलाते थे लंगर चलाएंगे। और वही हुआ। वो जो लोग थे उनको पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो इंसानी रूप में थे, वो जीन थे, वो इंसान थे, वो किसी बशर को नहीं पता। और सुबह ऐसा हुआ कि रात सारी वो अपना एक एहतमाम करते रहे, बकरे उन्होंने ज़िबा किए, जो जिस तरह लंगर के लिए एहतमाम किया जाता है, मटन बनाया गया, चावल पकाए गए, बाकायदा देगें तैयार की गई, जिस तरह लंगर उनका तैयार होता था। वो मटन वाले चावल बनाए उन्होंने, मटन का उन्होंने गोश्त बनाया, यानी अलग से चावल बनाए, मटन चावल जो बनाए, और अलग से उन्होंने रोटी के लिए आप सालन भी बनाया मटन का, बकरों का। और जब लंगर का टाइम हुआ तो सब कुछ वहाँ पे तैयार हो चुका था। उन्होंने अली अहमद के बड़े भाई को कहा तकसीम कीजिए, और उन्होंने अल्लाह का नाम लेके उसी तरीके तकसीम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा लंगर था जो आज तक किसी बशर ने नहीं खाया था। जो भी खाता था तो वो एकदम एक दूसरे से पूछता था कि ये जायका, ये लज्जत ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाई, इससे पहले कभी ऐसा जायका नहीं खाया। और बहुत सारे लोग जब खाने के लिए बैठते थे तो खाते जाते थे, दिल ही नहीं भरता था, इतना ज़बरदस्त और लजीज था कि दिल करता था खाते जाएं। और ये एक ऐसा यादगार लंगर था जो सुबह से शुरू हुआ और रात तक इस तरह चला कि लोगों ने ना सिर्फ बहुत ज़्यादा खाया, बल्कि ख्वाहिश थी सबकी कि हम साथ भी लेके जाएं, तो उन्होंने साथ भी भर भर के दिया। और ऐसा कमाल लंगर था कि जितना वो तकसीम करते थे वो और बढ़ जाता था, वो जितना तकसीम करते थे ख़त्म नहीं होता था। यहाँ तक कि वो जो लंगर है उस दिन तो सारा दिन रात तक चला ही चला, अगले 2-3 दिन भी वही लंगर चलता रहा और ख़त्म नहीं हुआ। लोगों ने याद रखा कि ये कैसा लंगर था
ये कैसे लोग थे, और पूछा भी गया जब उनसे ये कौन लोग थे पकाने वाले, कहाँ से पकवाया, तो उन्होंने बताया कि एक फ़लाँ इलाका है, उसके इलाके से ये लोग आए थे, उन्होंने हमें पका के दिया है। कवर करना तो उस बात को, ये तो नहीं बताना था कि ये किसने पकवा के दिया, क्या किया। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। अली अहमद का जो बड़ा भाई था उसकी शादी करीब आ गई। वो दोस्ती जो एक थी वो दिन ब दिन और मोहब्बत में तब्दील होती जो जा रही थी। वो एक ऐसी दोस्ती थी जिसको जानता कोई नहीं था, लेकिन उन दोनों के बीच में एक सगे भाइयों की तरह, यारों की तरह प्यार था। अली अहमद की जब भाई की शादी तय पाई तो अली अहमद की वालदा ने तय किया कि इन दोनों की आपस में इतना प्यार है तो क्यों ना उनकी जो 2 बहनें रहती हैं उनको भी हम शादी में इनवाइट करें। तो अली अहमद और उसकी वालदा घर से निकली उनको शादी की दावत देने के लिए। जब वो उस टूटे हुए घर के करीब पहुंची और उसके अंदर उस टूटी हुई रास्ते से जाने लगी तो मोहल्ले के अंदर खड़े हुए 2-3 खवातीन ने जब उनको देखा तो सब हैरान रह गए और एक दूसरे को और बताना शुरू हो गए कि माँ और बेटा ये इस वीरान घर के अंदर क्या करने जा रहे हैं। यकीनन ये एक ऐसा मंजर होता है जो कोई भी देख के ना सिर्फ परेशान होता है बल्कि भाग भाग के एक दूसरे को बताता है ये कहाँ जा रहे हैं। और दोनों जब उस घर के अंदर दाखिल हुए तो अंदर जो खूब अंधेरा पड़ा हुआ था, टूटा फूटा जो घर था, अंदर जो कमरों में वीरानी थी, कुछ भी नहीं था। पहली दफ़ा अली अहमद भी उस घर में दाखिल हुआ था। दोस्ती तो थी लेकिन वो कभी उसके घर नहीं गया था, हमेशा यूसुफ उसके घर आता था। और जब वो खाली कमरों के अंदर माँ बेटा दाखिल हुए तो अली अहमद भी थोड़ा सा जो घबरा रहा था, उसकी वालदा ज़्यादा घबरा रही थी। और जब टूटे हुए घर के अंदर वीरानी और कुछ भी नहीं है और झाड़ है और इस तरह है तो उसने खड़े होकर आवाज़ दी, यूसुफ यूसुफ। तो एक कमरे से यूसुफ चलता हुआ बाहर आ गया, उस तरह मुस्कुराता हुआ आके सलाम किया। तो उसकी वालदा जो घबराई हुई थी उनको कहता है, माँ जी आप परेशान ना हो, बैठें यहाँ पे। तो उन्होंने इर्द गिर्द ऐसे देखा कि बैठने के लिए तो कोई जगह नहीं है, कहाँ बैठें। तो उसने इशारा किया सामने वाले कमरे में आ जाएं। तो वो सामने वाले कमरे की तरफ गए तो वहाँ पे उनको बैठने के लिए बाकायदा एक वो लकड़ी की बनी हुई एक मसहरी टाइप होती है वो बनी हुई थी, वहाँ पे उसने बिठाया जो बड़ी साफ़ सुथरी थी। माँ बेटा वहाँ पे बैठे तो उसने कहा बैठिए माँ जी, मैं अपनी बहनों को बुलाता हूँ। और वो बाहर चला गया। जब कुछ सेकंड के बाद ही 2 खवातीन जो बहुत ही लंबे कद के साथ थीं, शलवार कमीज़ें उन्होंने पहनी हुई थी और दुपट्टे और चादरें यहाँ पे रखी हुई थी, बहुत ही लंबी, वो अंदर दाखिल हुई। तो उसकी वालदा जो पहले ही घबरा चुकी थी थोड़ी सी और घबरा गई। तो अली अहमद ने अपनी वालदा को देख के कहा, माँ जी घबराइए नहीं, यही अली अहमद की दोनों, यही यूसुफ की बहनें हैं। क्योंकि वो डर इस बात से गई थी, जब ये पहले आई थी तो उस वक्त तो इनका कद इतना लंबा नहीं था, आज इनका कद इतना लंबा क्यों था। वो दोनों आई, उन्होंने सलाम किया तो जल्दी से अली अहमद की वालदा ने कहा, मैं आपको अपने बेटे की शादी में इनवाइट करने आई थी, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे बेटे की शादी में शिरकत करें। उन्होंने कहा, दोनों ने कहा जी ज़रूर, हम आपके बेटे की शादी में इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। बैठे आप लोग क्या लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो घबरा चुके थे। उन्होंने नहीं मैं अभी इजाज़त चाहूँगी, बस आप लोग हमारी शादी में आइएगा। और वो जल्दी से अली अहमद का हाथ पकड़ के बाहर आ गई, क्योंकि उनको खुद भी एहसास था मैं एक ऐसे वीरान घर के अंदर आया हूँ जहाँ पे कोई सामान नहीं है। उन्होंने अभी अभी एक मसहरी तो पैदा कर दी है, लेकिन इतनी लंबी कद वाली 2 जो खवातीन आई हैं, कभी ये आई थी घर में तो ये नॉर्मल कद में थी, आज इतनी लंबी। आज तो शक्लें भी थोड़ी सी इनकी चेंज थी। क्या रूप एक और धार के आ गई थी, क्योंकि थी तो वो जिन्नात में से, लेकिन इंसानी रूप में आती थी तो शायद आज अपना जो रूप धार के आई थी उसमें उनका कद बड़ा हो गया था। तो वो जल्दी से भागी वहाँ से। और जिस दिन शादी थी उस दिन वो दोनों बहनें और यूसुफ शादी में ना सिर्फ उन्होंने शिरकत की बल्कि फिर उसी तरह नॉर्मल हाइट के अंदर वो दोनों आई कि किसी को एहसास ना हो और कोई डर ना जाए या पूछने ना बैठ जाए कि ये कौन है इतना लंबे कद वाली। और बिल्कुल इस तरह आके घुल मिल गई कि किसी को एहसास नहीं होने दिया कि ये किसी जिन्नात में से हैं और इंसानी रूप धारे हुए हैं। जब चावलों की बारी आई, अहमद अली प्लेटें भर भर के, बड़ा ट्रे भर के उनके आगे रखता था, तीनों के आगे, और 5 मिनट बाद अंदर जाता था तो वो ख़त्म हो चुका होता था। वो फिर एक और ट्रे भर के उनके आगे रखता था तो वो ख़त्म हो जाता था। वो इतना बड़ा ट्रे था कि उसको 3 लोग ख़त्म नहीं कर सकते थे, लेकिन हर 5 मिनट के बाद उसको एक और लेके जाना होता था। वो इतना ज़्यादा खा रहे थे कि वो भी हैरान हो गया, लेकिन देने वालों ने और किसी ने इनकार नहीं किया
और उनको देते रहे, क्योंकि लेके जाने वाला ही अली अहमद ख़ुद था, उसके बड़े भाई की शादी थी, इसलिए कोई मना नहीं कर सका। लेकिन उन्होंने पेट भर के वहाँ पे चावल खाए। और तहाइफ वो जो दे के गए वो कपड़े थे, बहुत फैंसी, बहुत नफीस किस्म के थे जो वो कपड़े वो तहाइफ में दे के जाए। वक्त गुजरता रहा, दोस्ती गुजरती रही, यहाँ तक कि ऐलान हो गया पाकिस्तान बनने जा रहा है। अली अहमद जो उस वक्त जवान हो चुका था, उसके माँ बाप ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान जाएंगे। और जब वो अपने घर के अंदर सामान बंद कर रहे थे, पैक कर रहे थे जाने के लिए, तो वो भागता हुआ गया यूसुफ के पास। उसको कहा, यूसुफ मैं तुम्हें खुदा हाफिज़ करने आया हूँ। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा पाकिस्तान जा रहे हैं हम लोग। और रोना शुरू हो गया। उसने कहा रो क्यों रहे? उसने कहा इसलिए कि मैं तुमसे मिल नहीं सकूँगा, तुम्हारी मेरी वहाँ पे मुलाकात नहीं होगी। तो उसने कहा नहीं अली अहमद, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। उसने कहा यार कहाँ पाकिस्तान, कहाँ इंडिया, कहाँ हिंदुस्तान, तो बहुत है, कैसे होगे? उसने कहा ये छोड़ो, मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। पाकिस्तान पहुँच के शुरू में ये चनियोट में आए और चनियोट में रहते रहे। काफ़ी पढ़े लिखे थे अली अहमद, तो उन्होंने तदरीस का शोबा इख्तियार किया, पढ़ाना शुरू कर दिया स्कूल के अंदर। और अली अहमद से वो मास्टर अली अहमद वहाँ पे मशहूर हो गए। काफ़ी अर्सा वहाँ पे रहे, उसके बाद वो फिर पेशावर शिफ्ट हो गए। अली अहमद के बच्चों ने एक चीज़ जो नोट की वो ये थी कि अली अहमद कभी कभी महीने में एक दिन ऐसा था कि एक मक्खी आती थी जो काफ़ी बड़ी सी थी, आम मक्खी के साइज से डबल बड़ी थी, कान की इस जगह पे, ये जगह है कान की ये जगह, यहाँ अंदर आके बैठती और इस तरह बैठती कि वो उसको उड़ाते नहीं बल्कि उस वक्त बातें करना शुरू कर देते। शुरू शुरू में तो बच्चे डरे, वो शादीशुदा हो गया था अली अहमद। वो राज जो उसका था, उसका यूसुफ दोस्त वाला, वो उसने कभी किसी पे अयान नहीं किया था। लेकिन वो एक मक्खी अयान होती थी, जब यहाँ आके बड़ी सी मक्खी बैठती थी, वो उसको उड़ाते नहीं थे, उससे बैठ के बातें करते थे। बच्चों ने भी कई दफ़ा नोट किया और ये बात आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान में फैलनी भी शुरू होगी कि एक दिन ऐसा आता है कि वो यहाँ पे मक्खी बैठती है और बैठ के बातें करते हैं। कभी कभी बीवी को चिढ़ भी होने लगती है कि मेरे शौहर को क्या हो जाता है, एक दिन क्यों इस तरह पागल हो जाता है, अजीब सा लगता है, खुद से बैठा बातें कर रहा होता है, या उठ के अलग चला जाता है और अलग जाके जब देखो तो वो बैठा बातें कर रहा होता है। तो इस बात से परेशान होती थी जो इनकी फूफी थी फ़रत नईम की, क्या हो गया इनको, एक दिन क्यों इस तरह करते हैं, इनका एबनॉर्मल बिहेव क्यों होता है। फ़रत नईम जिन्होंने मुझे कहानी सुनाई है, ये भी बड़ी हो गई, मैट्रिक के अंदर थी। तो इनके वालिद ने कहा भाई साहब मैट्रिक के पेपर होने वाले हैं फ़रत के, तो मेरी ख्वाहिश ये है आप मास्टर साहब हैं, टाइम निकाल के थोड़ा सा इसको पढ़ा दिया करें। उसने कहा कोई मसला नहीं, मैं पढ़ाने आ जाया करूँगा। तो वो फ़रत नईम के घर आते और फ़रत नईम को पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया। एक दिन वो घर आए, उसको पढ़ा रहे थे, तो फरमाइश एकदम से उन्होंने फरमाइश की फ़रत मेरे लिए चाय बना के लाओ। फ़रत उठी और जल्दी से उसने चाय बनाई, शायद वो वक्त से पहले उसने चाय बना दी, तो मटेरियल कुछ पहले से तैयार था या जिस तरह था। वो जैसे ही हाथ में चाय लेके आ रही थी तो उसने जो मंजर देखा वो ये था कि फूफा आंखें बंद करके बैठे हैं और इस जगह पे, कान के इस जगह पे एक बड़ी सी मक्खी है जो बैठी हुई है। और फूफा जो उस वक्त बात कर रहे थे वो पंजाबी लैंग्वेज में कह रहे थे फिर। तो पहले एकदम रुकी, हैरान हुई, और फूफा ने जब आंखें खोली तो ये देखा कि फ़रत आगे बढ़ी उस मक्खी को उड़ाने के लिए। उसके जहन में कोई इस तरह की बात नहीं थी, उसको ये बुरा लगा कि एक मक्खी फूफा पे बैठी हुई है, और अदब की बात होती है, मक्खी या कोई इस तरह चीज़ बड़ों पे बुजुर्गों पे नजर आ जाए तो हम भी उड़ा देते हैं कि हाथ से। तो वो इस तरह हाथ से हटाने के लिए, दूसरा हाथ, एक हाथ में चाय थी, दूसरे हाथ से हटाने के लिए जब हाथ किया तो फूफा ने दूर से इशारा किया, नहीं, खामोश कहा कि खामोश हो जाओ, और उसके हाथ को इस तरह इशारे से रोक दिया कि नहीं इसको उड़ाना नहीं, और खामोशी का वो अपनी जगह पर रुक गई। और उसने जो मंजर देखा ये था कि फूफा उस मक्खी की जैसे कोई बात सुन रहे थे और आगे से कहते थे फिर की होया, अच्छा उन्हें की किया, पंजाबी में किसी से बैठे बात कर रहे थे। और वो मक्खी यहाँ पे मुसलसल बैठी रही, वो किसी आवाज़ को नहीं सुन रहे थे, सिर्फ फूफा जो जवाब देते थे फ़रत नईम, वो आवाज़ सुन रही थी। यहाँ तक कि वो मक्खी उड़ के जब चली गई तब तक चाय भी ठंडी हो गई थी, और उन्होंने चाय फ़रत के हाथ से ली और पी नहीं, साइड पे रख दी। एक सिप लगाया, कहा ओहो ये तो ठंडी हो गया, अच्छा ठीक है बाद में गर्म करना, अभी तुम बैठ के पढ़ो। जैसे
वो चाय पीना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने फरहत को भेजने के लिए वो चाय बुलवाई थी। तो फरहत बजीद हो गई, फूफा मुझे भी बताइए ये क्या मामला है, आप किससे बात कर रहे थे। जो बहुत ज़्यादा बजीद हुई तो उस फूफा ने बैठ के फरहत को अपने उस दोस्त यूसुफ की सारी कहानी सुनाई। और बहुत इंटरेस्टिंग वो जो कहानी लगी उस वक्त उस लड़की को जो मैट्रिक में थी, बड़ी खुश हुई कि मेरे फूफा के साथ इस तरह रहता है। पढ़ा के वो चले गए और वक्त इस तरह गुजरता रहा, वो अपने पेपरों में तैयारियों में लग गई। फिर एक दिन वो उनके घर फूफा आए तो काफ़ी उदास थे और परेशान थे। फरहत उनके लिए चाय जब लेके आई तो उन्होंने पूछा, फूफा आप काफ़ी परेशान और उदास नज़र आ रहे हैं, क्या बात है। पहले काफ़ी देर चुप बैठे रहे और फिर कहा, फरहत तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने एक दोस्त यूसुफ की कहानी सुनाई थी। उसने कहा जी मुझे बहुत अच्छी तरीके याद है, वो बड़ी ज़बरदस्त कहानी है आपके दोस्त की जो आपसे हर महीने एक दिन के मिलने के लिए आता है। उसने कहा हाँ फरहत, यूसुफ मर गया है। बहुत उदास थे। तो फरहत ने फ़ौरन कहा, फूफा क्या जिन भी मरते हैं? वो कैसे मर गया, जिन तो नहीं मरते। तो फूफा ने कहा, हर वो जी रूह जो इस दुनिया में आई है उसने लौट के जाना है। हर वो सांस लेने वाली चीज़, चाहे वो चिरिंद परिंद इंसान हैवान जिन्नात कुछ भी है, उसने लौट के जाना है। वो भी लौट के चला गया है। तो उसने पूछा फूफा कैसे? उसने कहा मुझे उसने कहा था, अली मोहम्मद मुझे लगता है कि अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। मैं इस डेट को तुम्हारे पास आता होता हूँ महीने की, हर महीने की इस तारीख को मैं आता हूँ। अब अगर मैं इस तारीख को तुम्हारे पास ना आया तो समझ जाना मैं इस दुनिया में नहीं रहा, और अगर मैं अपनी तारीख पे पहुँच गया तो समझना मैं ज़िंदा हूँ और तुमसे आके मिलूँगा। तो फरहत 2-3 महीने हो गए हैं, उसकी तारीखें गुजर गई हैं, वो नहीं आया। जो तब से लेके 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना था, तब से लेके आज तक जो कभी भी उसने नागा नहीं किया था आने का, कोई महीना ज़िंदगी का ऐसा नहीं गुजरा था। तारीख आगे पीछे कभी कभी आगे पीछे हो जाती थी, वरना जो फिक्स तारीख थी उस तारीख को वो आता ही आता था, कभी उसने छुट्टी नहीं की थी। एक दिन महीने में ज़रूर आता था, लेकिन अब 3 महीने हो गए वो नहीं आया, वो मर गया। फूफा बहुत परेशान रहे, काफ़ी अरसा डिस्टर्ब रहे, और एक वक्त आया वो भी अल्लाह की अमानत अल्लाह के पास चले गए। ये कहानी जो थी उनके बच्चों ने भी सुन रखी थी। एक वक्त आया जिस वक्त यूसुफ इस दुनिया से चला गया और बहुत रंजीदा थे, दुखी थे, तो फिर ये कहानी उन्होंने अपने बच्चों को भी सुना दी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद किया कि पापा आप क्यों इतना परेशान हैं, क्यों डिस्टर्ब हैं। तो उन्होंने ये वाली कहानी सुना दी कि मेरा दोस्त था और वो जिन था, और उसका मेरा रिश्ता ऐसा था जो लालच का नहीं था, एक मोहब्बत का रिश्ता था जो बचपन में तय हुआ था और आज तक वैसा ही था। मैंने अभी कभी उससे कुछ मांगा नहीं। उसने कई दफ़ा मुझे कहा कि क्या चाहते हो, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त के जो लोग थे ना वो मेहनत करके ज़िंदगी गुजारते थे, लालच उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था, सच्चे और खरे लोग थे वो। तो कहते हैं हमारी दोस्ती कायम रही और वो मेरे पास हमेशा आता रहा मक्खी के रूप में, जो आप लोगों ने भी कई दफ़ा देखा और उसको क्या समझा क्या नहीं। वो मेरा दोस्त था, वो हमेशा मेरे पास आता था, लेकिन अब वो चला गया है। तो जब फरहत नईम साहबा ने मुझे कहानी भेजी तो उन्होंने फिर दोबारा से उनके बेटे जो हैं उनसे एक दफ़ा फिर रिकन्फर्म की, कहानी की जो बातें उनको मिस हो रही थी उन्होंने उनको सारी सुनाई, और उन्होंने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी करके भेजी कि मज़हर भाई ये जो कहानी है मेरे फूफा की आप ज़रूर सुनाएं। ये एक ऐसी कहानी है जो उनके ख़ानदान के अंदर एक मशहूर कहानी है, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं आपको आगे भी सुनाऊंगा, जो मुझे कुछ लोगों ने भेजी हुई हैं और मेरे अपने नोटिस में भी हैं। ऐसा रिश्ता जिन्नात के साथ कई लोगों का रहा है। इससे पहले भी मैं एक आपको कहानी सुना चुका हूँ, जो एक बुज़ुर्ग के रूप में आते थे, बच्चे के साथ खेलते थे। तो बहुत सारे लोगों के पास ऐसी कहानियाँ जो इंशाल्लाह वक्त के साथ मैं आप लोगों को सुनाता रहूँगा। सो कहानी के एंड में अली अहमद और यूसुफ दोनों के लिए अल्लाह ताला के यहाँ मैं हाथ उठा के दुआ करूँगा कि मेरे मालिक इन दोनों को, अगर उनसे अनजाने में या जाने में कोई गलती कोताही हुई है, उनके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, और मेरे मालिक उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। और दोबारा से फ़हीमुल्लाह जो है उनके लिए भी यही दुआ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। ये थी जी आज की स्टोरी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते एक फिर ज़बरदस्त स्टोरी के साथ हाज़िर होऊंगा। बहुत सारी स्टोरियाँ आई हुई हैं मेरे पास, और जिन लोगों ने मुझे कहानियाँ भेजी हुई हैं, प्लीज़ आप लोग ये ना समझिएगा कि आपकी स्टोरी को क्यों नहीं मैंने शामिल किया।
आप सबकी इंशाल्लाह स्टोरियाँ मैं शामिल करूँगा। अगर बहुत ज़्यादा तादाद में मुझे आ गई तो मैं शायद हफ्ते में 2 सुना दूँगा, लेकिन सुनाऊँगा ज़रूर, ये मेरा वादा है। आप ये ना सोचिएगा कि मेरी कहानी क्यों नहीं शामिल की, आहिस्ता आहिस्ता। तो बाकी आप लोग भी भेजना चाहते हैं मुझे अपनी कहानी, मेरा ये जो व्हाट्सअप का नंबर है इस पर सेंड कीजिए। इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं अपनी ऑफ कैमरा स्टोरीज़ में ज़रूर शामिल करूँगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला देखने वाली इस मेरी तमाम फैमिली को इस वक्त जो कैमरे के सामने मुझे बैठी देख रही है, ना सिर्फ हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।